नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कल ऊतक पढ़ रहे थे, आज उसी ऊतक को आगे बढ़ाएंगे और ऊतक समाप्त होने के बाद हम लोग जगत को कितने भागों में विभाजित किया है उन सभी प्रश्नों को इसमें सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 4। जंतु ऊतक जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला एपिथिलिमी ऊतक, दूसरा पेशी ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक और चौथा जो है वह तंत्रिका ऊतक होता है। एपिथिलिमी ऊतक जो होता है वह जंतु के शरीर के ढकने और बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है, और वहीं पर पेशी ऊतक जो होता है वह हमारे शरीर को गति के लिए उत्तरदायी होता है, और जो संयोजी ऊतक होता है वह एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करता है और यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। और वहीं पे जो तंत्रिका ऊतक होता है जैसे मस्तिष्क, मेरुरज्जु इसी से ही बने होते हैं। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। हमारे शरीर में गति के लिए कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक या एपिथिलिमी ऊतक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी पेशी ऊतक। हमारे शरीर में गति के लिए पेशी ऊतक उत्तरदायी होते हैं। यह जो ऊतक होते हैं इनकी कोशिकाएं लंबी होती है और यह हमारे शरीर में गति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन पेशियों की गति को हम इच्छानुसार गति नहीं करा सकते उन्हें क्या कहा जाता है? कार्डिक पेशी, अनैच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी अनैच्छिक पेशी। जिन पेशियों की गति को हम इच्छानुसार नहीं गति करा सकते उन्हें अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, आंखों का पलकना होता है, ये सभी चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। और ये जो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वह लंबी कोशिकाएं होती हैं, और यह जो है इनका जो ऊपरी सिरा होता है वह नुकीला होता है और यह एक केंद्र की होती है, और इन्हें इनका जो दूसरा नाम है उसे आरेखित पेशी भी कहा जाता है। आप लोग नामों का विशेष ध्यान दिया करिए क्योंकि परीक्षा में आपको अलग अलग नामों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन पेशियों की गति को हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी, कार्डिक पेशी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए ऐच्छिक पेशी। जिन पेशियों की गति को हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं उन्हें ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। जैसे हाथ पैर जो हम लोग चलाते हैं ये हमारी इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को क्या कहा जाता है? आप लोग सामने 4 ऑप्शन है। ऐच्छिक पेशी, कार्डिक पेशी, अनैच्छिक पेशी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी कार्डिक पेशी। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं और इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक पेशी कहा जाता है। और ये जो कार्डिक पेशी होती हैं यह बेलना आकार के होती हैं और इनमें जो है वह शाखाओं वाली भी होती हैं और यह एक केंद्र की होती हैं, जिन्हें आप इन चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? चिकनी पेशी, न्यूरॉन, उपास्थि या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है। इसी प्रश्न को दूसरी प्रकार से भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होगी, तो भी आपका आंसर न्यूरॉन ही होगा। इसी प्रकार से मैंने आगे के प्रश्नों को एक विशेष प्रकार से प्रश्न को बनाया है जिसे आप लोग देखेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब किसने लिखी है? अरस्तु ने, मेंडेल ने, चार्ल्स डार्विन ने
लिनियर्स ने। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी और इसी पुस्तक में इन्होंने जैव विकास की अवधारणा वगैरह दी थी। इसमें ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे सजीवों जगत किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किसने किया है? अर्नस्ट हेकेल, रॉबर्ट व्हाइटेकर, कार्ल बोस या सभी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। सारे सजीवों जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास इन तीनों वैज्ञानिकों ने किया था। सबसे पहले हेकेल जी ने किया था 1894 में। 1894 में हेकेल जी ने, और वहीं पर व्हाइटेकर ने 1959 में, और कार्ल बोस ने 1977 में विभाजित करने का प्रयास किया था। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइटेकर ने जगत को कितने भागों में बांटा है? 5, 4, 6 या 4? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 5। मैंने आप लोगों को आसानी समझने के लिए एक चित्र बनाया जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जगत के इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और इनिमेलिया। यह 5 भागों में विभाजित किया था इन्होंने व्हाइटेकर जी ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिटेकर के वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल, वंश, जात या वर्ग? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी जाति। व्हिटेकर के वर्गीकरण के आधार की जो इकाई थी वह जात थी। और मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए समझने के लिए यहाँ पे एक सारणी बना के दी है। इसको 5 भागों में विभाजित किया गया, जाति, वंश, कुल, गण और वर्ग, जिसे इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और ना ही उनके शरीर बहुकोशिकीय होते हैं। यह किस जगत किंगडम के बारे में बताया जा रहा है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्लांटी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी मोनेरा। ये जो सारी विशेषताएं हैं यह मोनेरा वर्ग की हैं और इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। और इनके जो पोषण होता है वह स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं, जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये सभी इनके उदाहरण हैं। यहाँ पे हमने एक बैक्टीरिया का यहाँ पे हमने एक चित्र दिखाया आपको। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं इसी प्रकार से आगे प्रश्न को भी रखा गया है कि जितने भी वर्ग हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उन सबको एक प्रश्न के रूप में यहाँ पे बांधा गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कोशिकीय शैवाल डायएटम प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या प्लांटी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय शैवाल डायएटम प्रोटोजोआ ये सभी जो है प्रोटिस्टा वर्ग के उदाहरण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह विषमपोषी यूकैरियोटी जीव हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। यह किस जगत के बारे में बताया जा रहा है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी या मोनेरा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जब तक प्रश्न मैं पढ़ता हूं तब तक ऑप्शन नहीं देता हूं। इसका कारण सिर्फ यही होता है कि आप लोग जब इस वीडियो को परीक्षा के समय जब आपको रिवीजन के रूप में देखें तो आपको बिना ऑप्शन के ही आंसर देने की कोशिश करें। और जिस दिन आपने आंसर बिना ऑप्शन के देने शुरू कर दिए तो फिर आपको चयनित होने से कोई रोक नहीं सकता। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी फंजाई। ये जो सारी विशेषताएं हैं यह फंजाई की हैं कि यह जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं और इनका जो पोषण होता है वह सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं ये सब। और यहाँ पे हमने एक चित्र के माध्यम से इन्हें दिखाया है। इस चित्र को आप लोग देख लीजिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा क्लोरोफिल किसमें होता है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी या मोनेरा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी प्लांटी। ये जो सारी विशेषताएं होती हैं वह एक प्लांटी के अंदर ही होती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा किस प्रकार के पौधों के उदाहरण हैं? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइटा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए
थैलोफाइटा। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा जो है वह थैलोफाइटा के उदाहरण है, जिन्हें आप इन चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इनका जो शरीर की जो संरचना होती है वह विभेदीकरण नहीं किया जा सकता इनके संरचना, इनके जो शरीर का। और इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और यह सामान्य रूप से जल में ही पाए जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह पादप, तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है और इस वर्ग को उभयचर कहा जाता है। यह किस प्रकार के पौधे की विशेषताएं हैं? एंजियोस्पर्म, बायोफाइटा, थैलोफाइटा या जिम्नोस्पर्म? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। ये जो सारी विशेषताएं हैं, तना और पत्ती जैसे संरचना विभाजित होता है और इसे उभयचर कहा जाता है। ये सभी जो विशेषताएं होती हैं वह ब्रायोफाइटा होती हैं, जिन्हें आप इन चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल किस प्रकार के पौधों के उदाहरण हैं? जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, टेरिडोफाइटा। मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल जो है वह टेरिडोफाइटा के उदाहरण है, जिन्हें आप इन चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यही मार्सिलिया और फर्न है और ये जो पौधे हैं वह टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। तो आप सभी लोग सारे उदाहरण को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट उदाहरण ही पूछेगा वो। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइनस और साइकस किस प्रकार के पौधे के उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म के, थैलोफाइटा के, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म। ये जो पाइनस और साइकस पौधे होते हैं वह जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है, जिन्हें आप इन चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये साइकस है, ये पाइनस है। आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझने में सुविधा हो रही है या नहीं हो रही है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर कोई सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पौधे के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं और इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। यह किस प्रकार के पौधे के बारे में बात हो रही है? थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइटा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म पौधे की जो विशेषताएं होती है वह पौधे के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं और इनके बीजों का जो विकास होता है वह अंडाशय के अंदर होता है। मैंने आपके लिए दो चित्र यहाँ पे दिखाए हैं, जिसमें पहला चित्र जो है एक बीजपत्री है पौधे का है, जिसे पैफियोपेडिलम कहा जाता है, और जो दूसरा चित्र है वह द्विबीजपत्री पौधे आइपोमिया का है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा या शांति? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, भौतिकी क्षेत्र में। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी क्षेत्र में मिला था। इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य किया था और इसी के परिप्रेक्ष्य में इन्हें अवार्ड मिला था। हम लोग को बड़ी खुशी होती है कि ऐसे महान विद्वान हमारे देश में पैदा हुए, और इन्होंने जो खोज की थी वह 28 फरवरी को की थी और उसी के परिप्रेक्ष्य में भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।